अच्छा जी, तो पॉइसन के ऊपर हम अब इसे लगाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि पॉइसन के ऊपर हम देखते हैं मुख्तलिफ, हम मिसाल के तौर पे ये चीज देखें। मैं वो एग्जांपल से ही ले रहा हूँ बेटा, एग्जांपल वही जो बुक वाला डाटा है ना, पेज 228 पर बुक वाला ही डाटा। अब ये चीज देखें कि ये कोई वैल्यू है x और साथ इसकी फ्रीक्वेंसी है। x जो है वो वैल्यूज लेता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये x की पॉसिबल वैल्यूज है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। टॉपिक का नाम है काई स्क्वायर। ठीक है ना। ये अब वो कहता ये है कि ये जो मॉडल है, ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं, ये वैल्यूज पॉइसन से मॉडल की जा सकती हैं। तो कहता है x फॉलोज अ पॉइसन मॉडल विद एन एवरेज ऑफ 2.5। आप नोट करें कि उसने आपको एवरेज पहले से ही दी हुई है। आप नोट करें कि उसने आपको पहले से ही एवरेज दी हुई है, खुद ही उसने कहा। एच नॉट आपका क्या होगा? द पॉइसन मॉडल, Poisson 2.5 model is a good fit। और H1 है it is not। ठीक है, ये सादी सी बात। अब हम इस तरह से करते हैं कि हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटियां कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस एवरेज। अब आपको पता है पॉइसन का आपने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू e माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर r ओवर r फैक्टोरियल। ये आपका वो है फार्मूला जो आप लगाते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं आप लोग। अब आप ये चीज देखें कि इसमें ये आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली और फर्ज करें कि ये प्रोबेबिलिटी आपकी इसकी कोई वैल्यू आ जाती है, ठीक है कि नहीं। इसको मैं फिलहाल P0 कह देता हूँ। उसके बाद प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 e माइनस 2.5 रेज टू पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। ये जो भी वैल्यू आती है इसे P1 कह देते हैं। इस तरह से प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 e माइनस 2.5 रेज टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, जो भी इसकी वैल्यू आती है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? P2 कहलाएगा। ठीक है कि नहीं। इसके बाद आप प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 निकाल लें, e माइनस 2.5 रेज टू पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, ये आपका P3 बन जाएगा। और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 और फिर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 7, क्योंकि उसने ये यहाँ पर 7 और मोर के लिए ये बात लिखी थी कि 2। तो वो आप प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए क्या करेंगे? इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे। इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके 6 से डिवाइड 1 से माइनस कर देंगे तो P7 आ जाएगा। जब आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज आ गई तो फिर आप इन प्रोबेबिलिटीज को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है इन सारों को आप ऐड करें, इन सारों को आप ऐड करें तो ये टोटल कितना बनता है? ये बनती है वैल्यूज 150 बनती है। इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करें तो ये क्या बनती है? 150 बनती है। अब अगर ये 150 हैं, ये सारी वैल्यूज जो हैं ये 150 हैं, तो आपने
P0 को 150 से मल्टीप्लाई किया, P1 को 150 से मल्टीप्लाई किया, P2 को 150 से मल्टीप्लाई किया, P3 को 150 से मल्टीप्लाई किया, P4 को 150 से मल्टीप्लाई किया, P5 को 150 से मल्टीप्लाई किया, P6 को 150 से मल्टीप्लाई किया, P7 को 150 से मल्टीप्लाई किया। तो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। आपकी क्या आ गई? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और वो जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई हैं वो ये हैं। 12.313, 30.782, 38.477, 32.064, 20.040, 10.02, और उसने जो कि आगे बहुत कम हो गई थी उसने इसको इसके साथ जोड़ दिया, तो ये वाली वैल्यू आ रही है 6.304। बल्कि एक मिनट ठहरे, मैं P6 की प्रोबेबिलिटी लिखता हूं। ये आई है 4.175 और ये आ रही है 2.129। अब ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है ये 5 से कम है तो इसे इसमें ऐड कर दें और ये दोनों मिलकर जो है फिर 6 के बराबर हो जाते हैं। और आप वैसे चाहें तो इसको और इसको ऐड इसमें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको इसमें ऐड करते हैं। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ये तो एक्सपेक्टेड थी। अगर आप समझते हैं पॉइसन मॉडल जो है वो दुरुस्त है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पर देखी है, ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि असल डाटे में तो फ्रीक्वेंसी जो एग्जिस्ट कर रही थी वो ये थी, और चूंकि आपने 6 और 7 की क्लास कंबाइन की है तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू में ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाता है? ऑब्जर्व आ जाती है 8, 34, 42, 28, 26, 5 और फिर इसकी भी 5 और इसकी भी, इसकी 2, 5 और 2 है, इसे इसमें ऐड करेंगे तो इसे इसमें ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्या बनती हैं वैल्यूज? ऑब्जर्व को दोबारा लिख लें, एक्सपेक्टेड को भी दोबारा लिख लें। 8, 34, 42, 28, 26, 5 और 7, 5 और 7 मैंने इधर से इन दोनों को ऐड कर दिया, और एक्सपेक्टेड में ये वाली वैल्यू यहां लिखता हूं 30.782, 38.477, 32.064, 20.040, 10.020 और फिर इसे इसमें ऐड कर दें, ये बन जाता है 6.304। तो ये होगा ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड। वो करें आप, वो वैल्यू आती है 1 पॉइंट। अच्छा, ये मैं वैल्यूज जल्दी जल्दी किस तरह लिख रहा हूँ, मैं ये जो बुक की एक्सरसाइज है, क्योंकि मैंने उसी का क्वेश्चन सामने रखा है, तो ये वहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और फिर ये जो क्या कहते हैं 6 ऑनवर्ड जो भी ये वैल्यू इसकी, एक मिनट है, ये यूं हो गया, यूं हो गया, ये यूं 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 0.336.5, हाँ बीच में यहाँ पर वैल्यू गलत होगी, 0.323, 0.515, 1.772, 2.515 और 0.077, और इन सारों को अगर जमा कर लिया जाए, सिग्मा ओ माइनस ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आती है 7.049। अब इसमें डिग्री, जी जी सर अगर वो जो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, ऊपर आप थोड़ा करेंगे थोड़ा सा ऊपर, सर अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी 5 से कम आती है तो आपने अगले टर्म के अंदर, अगले एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर उसको ऐड कर देना है। जी बिल्कुल सर अगर अगली जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो भी 5 से कम होगी तो फिर उससे अगली टर्म पे चले जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये देखें, ये आपका आ गया पीछे। अब डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस n-1, आपके यहाँ नंबर ऑफ सेल्स कितने बने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7-1 6 आपकी डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस है। और पीछे आप टेबल में देखें, जहां न्यू जो है वो 6 है
और 0.95 का की वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, तो वहां पर आप देखेंगे जो वहां chi स्क्वायर फ्रॉम द टेबल है वो 12.59। अब आपका जो वैल्यू है ये इस वाली वैल्यू से क्या है, कम है, तो आप क्या कहेंगे कि H नॉट एक्सेप्टेबल, H नॉट क्या है, एक्सेप्टेड। अच्छा, इसमें मजीद वेरिएशन क्या आ सकती है, इसमें मजीद जो वेरिएशन आ सकती है वो पूछे वो क्या है। इसमें मैक्सिमम वेरिएशन ये आ सकती है कि वो आपने देखिए इसमें क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने आपको कह दिया था कि दिस सिचुएशन कैन बी मॉडल्ड बाय अ पॉइसन विद एन एवरेज ऑफ 2.5। अगर वो कहता है कि आप ये वाली वैल्यू भी इसी डेटा से एस्टिमेट करें, मिसाल के तौर पे आपको ये डेटा यूं दिया हुआ होता है, ये अब फर्ज करें वो आपको ये ना कहता कि द डेटा कैन बी मॉडल्ड बाय अ पॉइसन विद एन एवरेज ऑफ 2.5, बल्कि वो आपको कहता है कि फाइंड इट्स एवरेज, इसकी एवरेज आप खुद ही निकालें। पहले आप अगर खुद ही एवरेज निकालते, आप एफ ऑफ एक्स निकालते, दिस इंटू दिस 0, 34, 84 और ये कितनी आती है जनाब 80 कितनी आती है जनाब 90 में से 84, और उसके बाद ये कितना आता है जनाब 25 और 104, ये कितना आता है 25। अगर मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती कर रहा हूं तो प्लीज डू टेल मी। ये फिर मैं इसको ऐड करूं, ये सिग्मा एफ ऑफ एक्स आ गया। कोई बंदा मुझे कैलकुलेट करके दे सकता है कि नहीं ये कितना क्या आता है? कोई बेटा कैलकुलेटर पे फुर्तियां दिखाए, क्या दिखाए, कैलकुलेटर पे फुर्तियां दिखाए जरा। कैलकुलेटर पे फुर्तियां दिखाएं, कोई बंदा बताए जी। मैं ही करना है? कहीं आप फोन ऑन करके चले तो नहीं जाते बेटा? नहीं सर। अब देखें ये आया 375 और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 150। आपकी एवरेज, एवरेज को आप वैसे एक्स डैश या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां पर आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है पॉइसन में एवरेज लैम्डा को से रिप्रेजेंट होती है, या बाज बुक्स में म्यू से भी रिप्रेजेंट की जाती है। सिग्मा एफ ऑफ एक्स ओवर सिग्मा एफ कर दें, 375 ओवर 150 करें तो ये कितनी बनती है? ओ लकीली ये वही आ रही है, 2.5 ही आ रही है। लेकिन अगर फर्ज करें कि आप इस डेटे से खुद एवरेज एस्टिमेट करते, खुद करते और फिर उससे आप प्रोबेबिलिटियां निकालते और फिर उन प्रोबेबिलिटीज को आप टोटल 150 से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसियां निकालते, तो जो आपकी डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस है वो फिर n-1 नहीं होनी थी, वो आपने n-2 करनी थी। डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस आप n-2 तब करते हैं जब आप लैम्डा जो है उसी 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 उससे एस्टिमेट करें डेटे से। क्यों? क्योंकि उसी डेटे से एस्टिमेट करने से आपका ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का फर्क कम होना चाहिए, क्योंकि आपने उसी डेटे से लैम्डा एस्टिमेट किया है। और ऐसा होने से फिर फर्क क्या पड़, इससे फायदा क्या होता है? वो मतलब ये होता है कि आपको ऊपर जो बेंच मार्क है वो छोटा सेट करना पड़ता है, इसलिए आप डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस n-2 रखते हैं ताकि छोटी वैल्यू है, अपर बाउंड जो है या जो जो जिससे हमने नंबर से कंपेयर करना है वो छोटा हो। ये स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स हैं जो आपने बनाए हुए हैं। इसके साथ ही बेटा जो एक्सरसाइज 10B है वो क्वेश्चन की, वो इट कम्स टू एन एंड। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सर, जी 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 सर, सर ये कभी n-3 हो सकता है? जी हो रहा है, अभी आ रहा है। आपने बहुत अच्छा, आला शॉट किए, बहुत अच्छी अच्छा बात। सर एक आखिरी सवाल, सर ये जो आपने n-2 किया अपने, इसका क्या बेनिफिट बताया, करते क्यों है? यार देखो, अगर तुमने लैम्डा उसी डेटे से एस्टिमेट किया, उसी डेटे से ठीक एस्टिमेट है, किया, तो ठीक फिर है, तो तुम्हारे ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड के जो ये वैल्यूज हैं ये कम आनी चाहिए ना, छोटी आनी चाहिए। बिल्कुल।
अगर ये फिर अगर ये छोटी आनी चाहिए तो इनको जिस नंबर से कंपेयर करना चाहिए वो भी छोटा होना चाहिए। मतलब जो अपर बाउंड है आप भी फिर मतलब वो अपर बाउंड भी छोटा होना चाहिए। तो आपको पता है जब डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस छोटी होती है तो जो टेबल से अपर बाउंड है वो कम आता है, तो वो इस तरह फायदा हो जाता है उसका। ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। अच्छा जी, आए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, और अब वो है जनाब 10.3 पेज 231। मैं एग्जांपल ही कोट करूंगा क्योंकि हम बहुत ज्यादा लंबी लंबी कैलकुलेशंस अब इसमें नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये टेबल होता है लंबी कैलकुलेशंस वाला। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब मैं वर्क एग्जांपल 10.4 कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? तो उन्होंने कहा जो नए बच्चे पैदा होते हैं छोटे, उनके वजन मैयर किए उन्होंने, गोरों ने, ठीक है कि नहीं? तो ये देखें, ऐसे बच्चे जिनका वेट पैदा होते साथ ही 2.0 केजी से लेकर 2.4 केजी तक था, उनकी फ्रीक्वेंसी थी 8। उन्होंने तकरीबन टोटल जो बच्चे देखे, या जिसको आप वो 150 बच्चे देखे, 150 बच्चे नए किसी हॉस्पिटल में पैदा हुए, तो उनके वेट्स मैयर किए गए। अब 2.5 से लेकर 2.9 तक 14 बच्चे थे, और 3.0 से लेकर 3.4 तक 54 बच्चे थे, और 3.5 से लेकर 3.9 तक 43 बच्चे थे, और 4.0 से लेकर 4.4 तक 22 बच्चे थे, 4.4 से लेकर 4.9 तक 9 बच्चे थे। ये जनाब डाटा था। अब उन्होंने कहा जी कि आप इस तरह से करें कि आप इस पर अपना एनालिसिस लगाएं कि ये किस मॉडल को फॉलो करते हैं, यानी बच्चे जो पैदा हुए हैं उनके वेट किस तरह से ये क्या कहते हैं, किस तरह से हैं, किस तरह से क्या फॉलो करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन से डेविएट कर रहा हूँ, जो इसका डाटा है उससे मैं इस क्लास का मिड पॉइंट ले लेता हूँ। तो अब आप में से मुझे किसी बच्चे की हेल्प चाहिए होगी कि वो इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, इस क्लास का मिड पॉइंट। तो इस क्लास का मिड पॉइंट क्या है? 2.0 प्लस 2.2 ओवर 2, तो वो आ जाता है 2.2। इसका मिड पॉइंट क्या है जनाब जी? 2.7। इसका मिड पॉइंट क्या है? 3.2। इसका मिड पॉइंट क्या है? 3.7। इसका मिड पॉइंट क्या है? 4.2। इसका मिड पॉइंट क्या है? 4.7। अब आप ऐसा करें ना, नेक काम करें, जल्दी जल्दी। कोई बच्चा आप में से कैलकुलेटर पे दिखाए फुर्तियां, ये फिर सिग्मा f1 स्क्वायर ये करके ये सिग्मा fx स्क्वायर निकालें, सिग्मा fx निकालें, सिग्मा f निकालें। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इंतजार करूंगा तुम में से कौन ये करके देता है। मुझे इसकी एवरेज भी निकाल के दिखाओ। सर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। अच्छा, कोई और जन्नती बच्चा? सर ये आपने आखिरी वाली वैल्यू गलत लिखी है, पर अगर बैक करें ना आप। पीछे कौन सी वाली? सर वो आखिरी वाला 4.65 आता है, 4.7 नहीं। शायद आपने एक्स की 4.5 से रेंज लेकर गलत लिखी 4 पॉइंट नहीं, सर, अगर 4.4 लिखा हुआ है। हाँ 4.4 से 4.9 है। तो सर 4.65 4.4 होगी। प्लस 4.9 डिवाइडेड बाय 2, 4.65। तुम सही कह रहे। अगर तुमने फिर ये गलत है तो फिर पीछे भी गलती हुई, फिर ये भी 65 नहीं होगा। सर वो 3.5 से 3.9 तक है, आपने आखिरी जो लिखा है वो 4.4 से 4.9 लिखा है। आई एम सॉरी, ये 4.5 से 4.9 है। ओह चलो ठीक है, ये भी 4.5। सॉरी बेटा, मैंने आई वाज छापिंग रॉन्ग, आई वाज छापिंग रॉन्ग। मैंने कहा मैं बुक उधर से देख रहा था तो वो गलती से मैंने गलत पढ़ दिया। अब जनाब कोई बच्चा दिखाए फुर्तियां, और जरा मुझे प्लीज इसकी एवरेज निकाल के दिखाओ, और एवरेज के बाद वेरिएंस निकाल कर दिखाओ। इनको तुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चों में से।
I am waiting, not doing anything, waiting for your response. सर एवरेज 3.48 है। वो तो तुम ठीक है, शाबाश। बट लेकिन एक और नेक काम करो ना, वेरिएंस निकाल के दिखाओ, वेरिएंस निकाल के दिखाओ, इनकुन तुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चों में से। सर वेरिएंस गिवन है 0.4। ना वो नहीं ना बेटा, वो मैंने उसकी वेरिएंस नहीं यूज करनी। मैं चाहता हूं कि हम डेटे से खुद एस्टिमेट करें, हम वेरिएंस नहीं मैंने उसकी यूज करनी, इसलिए मैंने कहा कि मैं डेविएट कर रहा हूं उससे। हम अपनी वेरिएंस खुद निकालना चाहते हैं। जी है कोई अल्लाह का बंदा? देखिए इधर बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं। मैं क्लास में हूं अभी। हाँ मोहम्मद अली कैलकुलेशन करो ना यार। मोहम्मद उमर मेरे आर्टिस्ट बेटे। सर मेरे पास सच में कैलकुलेटर नहीं है। सर ये आप एक पीछे कर देंगे, एक पेज पीछे। अच्छा नहीं ये मोहम्मद उमर, अच्छा वो सुपरनोवा वाला है। तो वो अब्दुल्ला उमर किधर है? वो आर्टिस्ट बेटा मेरा किधर है? हाँ आर्टिस्ट बेटा जो है ना मेरा, वो अब्दुल्ला उमर है, वो जो बिकन हाउस वाला, वो है ही नहीं है। अच्छा सर वो है नहीं। चलो मैं अब्दुल्ला को कहूंगा कि वो अपने जो वो आर्ट का नमूने है ना वो जरा ग्रुप में शेयर करे, ताकि आपको उसके फन का अंदाजा हो कि वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है। यार किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है? कर रही हूँ। शाबाश। हजरत अयान रहमतुल्लाह अलैह की तरह। सर अगला पेज करेंगे? जी बिल्कुल अगला पेज करेंगे। 12.462 माइनस सर 0.352। 0.352 पक्की बात है? सर मैंने अपनी तरफ से तो ठीक किया, बाकी अगर कोई अभी और आंसर बता दे तो रीचेक कोई और चेक करना चाह रहा है कि नहीं? सर यही है। हाँ सर यही है 0.3516। हाँ 0.352। चलो ठीक इस तरह कर लो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस होती है n-1 अगर उसने एवरेज और वेरिएंस उसने खुद ही दी हुई, और डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस होती है n-2 अगर आपने वेरिएंस खुद एस्टिमेट कर रहे हैं और सॉरी एवरेज आप एस्टिमेट कर रहे हैं और वेरिएंस उसने दी हुई। और अगर आपने एवरेज और वेरिएंस आप ही ने एस्टिमेट करनी है सारी, तो फिर डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस n-3 होती है। अगर अब इस ये जो बुक का सर सेकंड वाला बताए एक दफा मैंने ये बात है कि अगर उसने एवरेज और वेरिएंस आपको दी हुई हो, खुद ही दी हुई हो उसने, और कहा कि इस पर आप डाटा फिट करें, गुडनेस ऑफ फिट देखें, तो आप n-1 करते हैं। अगर उसने वेरिएंस तो दी हुई है, एवरेज आपने डाटा से एस्टिमेट किया है तो n-2, और अगर एवरेज और वेरिएंस दोनों ही आपने डाटा से एस्टिमेट किए हैं तो n-3। अगर बेटा उसने एवरेज और वेरिएंस खुद ही दी हुई हो तो डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस n-1, और अगर एवरेज आपने डाटा से कैलकुलेट की, वेरिएंस उसने दे दी, तो तब डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस n-2। लेकिन अगर एवरेज और वेरिएंस आपने दोनों खुद ही डाटा से एस्टिमेट किए हैं, तो फिर जो है ना वो क्या होगा, फिर आप n-3 करते हैं डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो बुक वाले में, बुक का जो क्वेश्चन है वो उसमें उसने वेरिएंस आपको दी हुई है, इसलिए वो तो डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस यूज करेगा n-2,
मगर मैं जो यूज करूंगा वो करूंगा दूसरी डिफरेंट। मैं क्या कहते हैं n-3 यूज करूंगा क्योंकि मैं डेटे से ही एस्टिमेट लगा रहा हूं। आगे चलते हैं, ठीक है कि नहीं। और अगली जो बात मैंने आपसे करनी थी वो क्या है, वो तेज देख लें। वो ये है कि अब मैं प्रोबेबिलिटीज कैसे वर्कआउट करूंगा। ये देखिए वही डेटा दोबारा लिखता हूं मैं अपने आपके सामने, उन अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों का जो इस दुनिया में आए हुए हैं, तो जिनका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और लकीली अभी हम इंसानों के बच्चों के वजन डिस्कस कर रहे हैं। शुक्र है कि कुत्तों के वो जो मैंने गुफ्तगू शुरू की हुई थी कुत्तों की, वो उससे तो हम निकले हैं ना। उन्होंने कहा जी कि बच्चों का वजन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। आप चेक करें कि आया करार वाकई ऐसा है भी है या नहीं है। ये दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। अब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 8, 14, 54 को अगर आप केपीके में बोलेंगे तो 54 हो जाएगा। क्लियर है जनाब, ठीक है। अब आप ये चीज देखें कि आप अगर इसमें एवरेज आपने निकाली है 3.48 और ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे आ रही, कुछ इस तरह से आ रही है। इसमें 2.0 से लेकर 2.4 तक ये वाला रीजन बनता है, और 2.4 से लेकर आगे 2.5 तक ये वाला रीजन बनता है। इसको थोड़ा मैं रेड कर लेता हूं। यहां से देखें 2.5 से लेके 2.9 तक का ये वाला रीजन बनता है, ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद 3.0 से लेके 3.4 तक ये वाला रीजन बनता है, और 3.4 से लेके 3.9 तक, 3.4 से लेके 3.9 तक, बल्कि सॉरी ये 3.5 है, सॉरी ये 3. क्या है 5 है जी, बिल्कुल ये 3.5 है। तो 3.5 यहां से शुरू हो रहा है और वो 3.9 तक जा रहा है, तो वो ये वाला रीजन है। अच्छा फिर इस तरह कर लेता हूं ना को, और फिर 4.0 से लेके 4.0 से लेके 4.0 से लेके 4.4 ये वाला रीजन हो गया, और फिर 4.5 से लेके 4.9 तक ये वाला रीजन। मैं सिर्फ एक बात करता हूं, ये जो ये वाली क्लास है ना पहले वाली, इसको मैं खाली लेस देन 2.4 कर लेता हूँ ना, तो पूरा इस तरह ले जाता हूँ पूरा, और तो इसको पहली मेरी क्लास होगी x लेस देन इक्वल टू 2.4, ठीक है कि नहीं। और दूसरी मेरी, अच्छा बल्कि आप देखें ये क्लास 2.4 पे खत्म हो रही है, ये 2.5 से शुरू हो रही है, तो ये मैं इनकी मिड पॉइंट ले लेता हूं, और ये वाला 2 जो है इसको नहीं नीचे पूरी टेल तक ले जाता हूं, तो मैं इसको 2.45 वाला रीजन कंसिडर कर लेता हूं। कौन सा रीजन कंसिडर कर लेता हूं, 2.45 वाला। और ये वाली जो क्लास है इसमें मैं 2.45 से लेके जनाब 2.95 तक ले लेता हूं, क्योंकि देखिए ये 2.9 पे खत्म हो रही है और ये 3 से शुरू हो रही है। इसे मैं 2.45 से लेकर 2.95 तक ले लेता हूं, और इसको मैं ले लेता हूं जनाब 2.95 से लेके 3.45 तक ले लेता हूं। इसको मैं 2.95 से लेकर 3.95 तक ले लेता हूं। इसको थोड़ा नीट करके लिख लेता हूं। ये ले बेटा, इसको ले लेता हूं 3.5, इसको ले लेता हूं 3.45 से लेकर 3.95 तक, और इसको ले लेता हूं 3.95 से लेकर 4.45 तक। और ये जो आखिरी क्लास है जो 4.4 से शुरू होकर 4.9 तक जा रही है, ये यहां पर 4.45 से लेकर 4.5 से शुरू होकर 4.9 तक जा रही है, इसको यूं आगे तक ले जाता हूं, और इसको खाली x बिगर देन 4.45 कर लेता हूं। ये मेरे जनाब हो गए वैल्यूज। अब मैं इसको थोड़ा सा दोबारा नीट करके लिखता हूं। देखिए इससे मुझे लिखना बहुत पड़ रहा है। क्लासें मेरी जो बन गई हैं वो क्या बन गई,
क्रॉस बाउंड्रीज मेरी क्या बन गई हैं, x लेस देन 2.45, दूसरा 2.45 से लेकर 3.45, फिर 3.45 से लेकर 3.95, फिर 3.95 से लेकर 4.45 और फिर 4 पॉइंट से अबव, बस x ग्रेटर देन 4.45। तो अगर आप नोट करें तो मेरी टोटल जो सेल्स बने वो 1 2 3 4 5 बने, ठीक है। अब मैं क्या करूं, क्या मैं लंबी सी कैलकुलेशंस करूं? नहीं, मैं यहां z लिखता हूं। मैं 2.45 के कॉरस्पॉन्डिंग z कैलकुलेट कर लूं। कैसे कैलकुलेट करूं? 2.4 माइनस एवरेज मैंने क्या निकाली थी, एवरेज जी मैंने निकाली थी 3.458। क्या 3.458 थी या 48 है यार? 3.48 है। 48 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्टैंडर्ड एविएशन क्या थी? 0.352 का अंडर रूट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग z निकाल ली। ये z मैंने निकाला है 2.45 का। अब मैं 3.45 का z निकाल लेता हूँ। 3.45 माइनस 3.48 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0.352, ठीक है कि नहीं। अब क्या करता हूं, अब 3.95 के कॉरस में क्या लगा रहा हूं फार्मूला, मैंने पढ़ा हुआ ना z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एविएशन। तो मैं अब 3.95 के कॉरस्पॉन्डिंग z निकाल देता हूं। 3.495, 4.45, 4.45, बस ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस 3.48, माइनस 3.48, और सारों को किससे डिवाइड करना है? अंडर रूट से स्टैंडर्ड, ये रेड से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, रेड अंडर रूट 0.352, 0.352। अब होगा क्या कि मैंने जो वो 5 क्लासें बनाई थी, मुझे 2.45 के कॉरस्पॉन्डिंग Z1 पता चल गया यहां से, ठीक है कि नहीं है। 3.45 के कॉरस्पॉन्डिंग Z2 पता चल गया, 3.95 के कॉरस्पॉन्डिंग Z3 पता चल गया, और 4.45 के कॉरस्पॉन्डिंग Z4 पता चल गया। और इसी तरीके से एक वैल्यू किधर थी, 4.45 और एक 3.95 और 3, मेरे ख्याल है मेरी सारी आ गई, 1 2 3 4 5 6 में मेरे टोटल 7 2 5 5 जी बिल्कुल ये, और एक Z5 तो मुझे चाहिए। 2.45 के बारे में हो गया, 3.45 हो गया, 3.95 हो गया, 4.45 हो गया, 2.45 ठीक है, और फिर हो गया जनाब 2.45, 2.95 परफेक्ट, 3.45, 3.45 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ के, ठीक है, 3.45 और 3.95, ठीक है, और 4.45। यार ये ठीक मैं निकाल रहा हूं ना? आप देखिए ना मेरी बाउंड्रीज क्या बन रही, 2.45 एंड बिलो, ठीक है ना, ये तो एक बन गई, और फिर दूसरी बन गई मेरी 2.95, एक आ गया मेरा 3.45, एक आ गया मेरा 3.95, एक आ गया मेरा 4.45 एंड अबव आ गया इस तरह से। ये मेरी Z1 आ गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी Z2 आ गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी Z3 आ गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी Z4 आ गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी Z5 आ गई, और जो एवरेज है वो क्या है, 3.48। हाँ जी, एवरेज मेरी 3.48 है, वो रफली यहाँ कहीं बन रही है, ठीक है। इसका मतलब है मेरे पास 3 Z जो है वो नेगेटिव में हैं और 2 Z जो है वो मेरे पॉजिटिव में। इस तरह से मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है कि नहीं। अब क्या करूंगा बेटा मैं, अब जब मैं ये वाला रीजन निकालना होगा तो मैं इसे क्या करूंगा, 1 माइनस 5 ऑफ माइनस Z1 कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसका Z1 नेगेटिव में आएगा। तो मैं जो टेबल रीड करता रहा हूं, टेबल पढ़ने के जो मेरे तरीके थे वो
और फिर आपको पता है ये Z1 भी नेगेटिव होगा, ये Z1 भी नेगेटिव होगा। जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो फाई ऑफ Z1 माइनस फाई ऑफ Z2 करूंगा, उनके साइंस फ्लिप कर दूंगा। अगर ये खुद नेगेटिव आ रहे हैं तो इनके साथ मैं नेगेटिव लगा के पॉजिटिव कर दूंगा। और फिर आपको पता है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो फाई ऑफ माइनस Z2 माइनस फाई ऑफ माइनस Z3, अगर ये नेगेटिव में आ रहे हैं तो नेगेटिव इसलिए लगा रहा हूं कि वो उनके ओरिजिनल नेगेटिव खत्म हो जाए, ठीक है। और फिर ये यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, फाई ऑफ Z4 माइनस फाई ऑफ Z3। अगर फाई ऑफ Z3 नेगेटिव है तो फिर ये काम करूंगा। अगर याद है आपको एक नेगेटिव होता था और एक पॉजिटिव होता था तो आप किस तरह करते थे। फिर आप क्या करेंगे, फाई ऑफ Z5 माइनस फाई ऑफ Z4, और फिर आप क्या करेंगे 1 माइनस फाई ऑफ Z4। इस तरह आपने 7 रीजन्स की प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। बाउंड्री 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रीजन्स की प्रोबेबिलिटी। बाउंड्रीज आपकी 5 और आपने 6 प्रोबेबिलिटीज आपने वर्कआउट कर ली। कितनी प्रोबेबिलिटीज आपने वर्कआउट कर ली हैं, 6। अभी तक किसी को ना समझ आई हो तो मैं हाजिर हूं। बेटा यहां तक ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं? सर ठीक है, बस आप ये बता दें कि वो जो आपने फोर्थ लिखी है ना, फोर्थ वैल्यू प्रोबेबिलिटी की Z4 प्लस प्रोबेबिलिटी Z3, ये कैसे आपने लिखी है? वो ये है कि अगर तुम S1 पढ़ते हो, S1 में अगर तुम वैसे करके देखो कि एक Z पॉजिटिव और एक Z नेगेटिव हो तो तुम उसको लंबी सी उसकी वर्किंग करो तो फाइनली तुम इधर कंक्लूड करते हो, उसका जो इसका नेगेटिव साइन खत्म कर दो और -1 ये आ जाता है। कहते हो तो करके दिखा देता हूँ पूरी वर्किंग। नहीं सर ठीक है, समझ आ गई सर। ठीक है ना, हाँ। तो वो करके आपने प्रोबेबिलिटियां वर्कआउट कर ली। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें आपके पास वो सेल्स आ गए हैं, आपने उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी, P1, P2, P3, P4, P5, P6। अब आपने उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी, उन प्रोबेबिलिटीज को आपने मल्टीप्लाई करना है। कितने बच्चे थे वो टोटल, वो 5 बच्चे, सॉरी 150 बच्चे थे, वो टोटल 150 बच्चे थे। आप 150 से इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएंगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। आपके पास क्या आ जाएंगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। और ऑब्जर्व तो आपको डेटा में दी हुई है, यहाँ पर आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। ऑब्जर्व आपको पता है कि 8 थी पहले क्लास में, दूसरे में 14 थे, इसमें 54 थे, इसमें 43 थे, इसमें 22 थे, इसमें 9 थे। और फिर वही करना है आपने, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड, उनको जमा करना है। वो आपका काय स्क्वायर कैलकुलेटेड है। डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस आपके कितने सेल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि किसी की भी फ्रीक्वेंसी 5 से कम नहीं, लेकिन अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 5 से कम आई एक्सपेक्टेड की तो आप फिर उन्हें जमा भी करेंगे। तो वो फिर आप करके n-3 करके आप, और 10% उसने आपको कहा है 10% सिग्निफिकेंस लेवल, तो अपने 0.9 में देखना है। डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस आपकी आ जाएगी, आपके पास ये कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 -3 कितना होता है 3। तो जहां 3 दिया हुआ है वहां से आपने वो वाली वैल्यू देखनी है। और जाहिर है आपका डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस कम है तो ये वाली वैल्यू कम आएगी। और ये कम इसलिए आएगी कि आप अपना अपर बाउंड कम रखना चाहते हैं। अपर बाउंड आप क्यों कम रखना चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि आपने क्या कहते हैं उसमें, आपने सारा कुछ तो डाटा से एस्टिमेट किया है, तो आप जो है वो क्या कहते हैं उसके बराबर अब आपको वैल्यू होनी चाहिए आपकी। तो इस तरीके से बेटा आप फिट कर सकते हैं डाटा। दी आपका एक्सरसाइज 10C हो गई है। 10C में रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी है। आपको पता है ना रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन याद है कि नहीं याद है? कौन से बंदे हैं जिन्हें रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता भाई? कोई ऐसा सर याद करा दें। अच्छा याद करा देता हूँ। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जनाब आप देखें ये होती है, ये लोअर लिमिट है उसकी, ये अपर लिमिट है, और यूनिफॉर्म होती है, कंटिन्यूस यूनिफॉर्म, और उसका पीडीएफ होता है 1/b-a। इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको पता है जो डिस्क्रीट में डिस्क्रीट यूनिफॉर्म नहीं थी, जो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म नहीं थी, ये उसका इक्विवेलेंट, ये उसका कॉन्टिन्यूस का इक्विवेलेंट। अच्छा मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ,
आप मुझे बताएं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है या वो है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कंटिन्यूअस में इक्विवेलेंट क्या है? बताए तो मैं मान जाऊं किसी को। कौन है जन्नती बच्चा जो जवाब दे मुझे जरा जी? किसी को है याद कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कंटिन्यूअस इक्विवेलेंट क्या था? कौम में बनी नेगेटिव एक्सपोनेंशियल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन थी उसका इक्विवेलेंट। ठीक है कि नहीं? सही है। और क्या है? हाँ ठीक है, तो ये उसका रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना? इसमें प्रोबेबिलिटियां निकालना बड़ा आसान होता है, सिंपल, आपने लेंथ इनटू ब्रेड्थ करनी होती है। इसकी एवरेज भी बहुत आसान होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2 होती है, और इसकी वेरिएंस भी b माइनस ए होल स्क्वायर ओवर 12 होती है। इट्स वेरी इजी, ये आप वर्कआउट भी कर सकते हैं। अब आप आगे चलते हैं बेटा, और अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉन्टिजेंसी टेबल। क्या जी पढ़ रहे हैं? कॉन्टिजेंसी टेबल्स पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है कि नहीं? टॉपिक शुरू था, उसमें थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन खुद से एक बनाता हूँ, थोड़ा डाटा बुक वाले का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं अपना एक वो बनाता हूँ वर्किंग थोड़ी सी आपके साथ। फर्ज करें कि ये 2 स्कूल थे और उनका रिजल्ट आउट हुआ। क्या हुआ जी? 2 स्कूल थे और उनका रिजल्ट आउट हुआ, बल्कि 3 स्कूल थे और उनका रिजल्ट आउट हुआ। ठीक है कि नहीं? एक स्कूल था जनाब बीकन हाउस। बीकन हाउस को हम बी से रिप्रेजेंट कर देते, नहीं, बीकन हाउस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, बीकन हाउस को हम एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बीकन हाउस को। ठीक है कि नहीं? और एलजीएस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एल से। ठीक है कि नहीं है? और जी एच ठहरे, जी सुपरनोवा, जी एस पी, चलो ठीक, और सुपरनोवा को हम एस से रिप्रेजेंट कर, एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं बीकन हाउस को, एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं एलजीएस को, एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं सुपरनोवा, और रिजल्ट इनके आउट हुए, और ए बी सी इनके ग्रेड है इनके बच्चों के। फर्ज करें मैथ का ही रिजल्ट आउट, फर्दर मैथ का ही फर्ज करें जी है, बीकन हाउस के 63 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ में ए ग्रेड लिया है, उनके 31 ऐसे हैं जिन्होंने बी ग्रेड लिया है, और उनके 6 ऐसे हैं जिन्होंने सी ग्रेड लिया है, और टोटल जो उनके बच्चे अपीयर हुए वो थे जनाब 100। टोटल बच्चे कितने थे? 100 बच्चे थे जिन्होंने उन्होंने पर्चा दिया, 100 बच्चों ने पर्चा दिया। ठीक है कि नहीं? ये टोटल है। एलजीएस में से 26 लोगों ने मैथ में ए ग्रेड ले लिया, 20 ने बी ग्रेड लिया, और 14 ने सी ग्रेड लिया, और जो टोटल बच्चे अपीयर हुए एलजीएस में से वो 60 थे। सुपरनोवा में से 11 लोगों ने ए ग्रेड लिया, 19 लोगों ने बी ग्रेड लिया, और 10 लोगों ने सी ग्रेड लिया। आप माइंड ना करें कि सर आप कैसा डाटा बना रहे हैं, आप ये बुक का डाटा, बुक का यूज कर रहा हूं, लेकिन उस पे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना, वो सारी मैं अपनी बना रहा हूं। और जो टोटल एज आए वो जनाब आ गए 100, और जो टोटल बीज आए वो 70 आए, और टोटल जो सीज आए वो 30 आए, और जो कुल बच्चे अपीयर हुए 200 थे टोटल मिलाकर, दोनों तीनों स्कूलों के, और खाली मैथ का हमने रिजल्ट दिया। अब ना इनकी बहस शुरू हो गई, तीनों स्कूलों के प्रिंसिपल वहां बैठे हुए थे, आपस में उनकी लड़ाई शुरू हो गई। एक स्कूल ने कहा हमारा रिजल्ट अच्छा है, दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा नहीं जी हमारा रिजल्ट अच्छा है, तीसरे स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा नहीं जी हमारा रिजल्ट अच्छा है। तो वहां एक चौथा बंदा भी बैठा हुआ था जो स्टेटिस्टिक्स का माहिर था, उसने कहा आप आपस में ना लड़ाई करें, मैं फैसला करता हूं कि जनाब कौन जो है वो है, कौन किसने परफॉर्म किया। तो उसने H0 नल हाइपोथेसिस बनाया, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन स्कूल एंड रिजल्ट, यानी स्कूल ने कोई खास रोल प्ले नहीं किया। लायक बच्चे तो किसी स्कूल में भी चले जाएं वो ए ग्रेड ही लेते हैं, और नालायक बच्चे किसी स्कूल में भी चले जाएं उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं करना होता। तो H0 है कि देयर इज नो कनेक्शन, और या H0 को आप इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं कि स्कूल
स्टडिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्कूल, मैं फ्रेजिंग जरूरी नहीं कि ये फ्रेजिंग जो लिख रहा हूं वही हो, स्टडिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्कूल एंड रिजल्ट आर इंडिपेंडेंट, के बच्चों ने अपने हिसाब से रिजल्ट्स लिए हैं, और H1 कहता है नो दे आर नॉट, दे आर डिपेंडेंट। कनेक्शन है कि फलां स्कूल में पढ़ो तो ज्यादा ग्रेड आते हैं या नहीं पढ़ो तो दूसरे आते हैं, ये एक बहस जारी थी, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब एक बात सुने, अब यहां से हम अपनी कैलकुलेशंस का आगाज करते हैं, और वो क्या है जनाब, देखने देंगे और पेन मिल, हाँ जी मुझे रेड पेन मिल गया। अच्छा जी, अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, एक स्टूडेंट आपने रैंडमली पिक किया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ए ले ले, तो उसके ए लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 100/200। इसका मतलब है उस शहर में 50% बच्चों ने ए ग्रेड ले लिया है ओवरऑल, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, एक बच्चा आपने रैंडमली पिक किया, वो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बीकन हाउस का था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 100/200, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, ए ग्रेड लेना, ए ग्रेड लेना और बीकन हाउस में पढ़ना, अगर इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट का मतलब है कि स्कूल ने कोई रोल नहीं प्ले किया, बच्चे ने ए खुद ही लिया है, बीकन हाउस में पढ़ना और ए ग्रेड लेना अगर इंडिपेंडेंट है, तो आप इसको किस तरह से फार्मूला इसका बनाएंगे। आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं कैलकुलेट होती थी, याद है कि नहीं। S1 से याद करो, एक कॉम में स्टैटिशियंस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर ए इंडिपेंडेंट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। आप देखें, ए ग्रेड लेना और बीकन हाउस में पढ़ना अगर इंडिपेंडेंट, तो ये प्रोबेबिलिटी है। ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100/200, और बीकन हाउस में पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 100/200। वो कुदरती ये वाला स्कोर भी 100 आ गया ना, ये वाला स्कोर भी 100 आ, ये टोटल 100 लोगों ने ए ग्रेड लिया और टोटल 100 ही लोग बीकन हाउस में पढ़ते थे, तो ये 100/200, ये वाला जो 100 है, ये वाला 100 वो है ये वाला, और ये वाला जो 100 है ये वाला जो 100 है ये वाला 100। अच्छा, अब आप देखें एक्सपेक्टेड एज इन बीकन हाउस क्या होंगे, एक्सपेक्टेड एज इन बीकन हाउस वो होंगे, इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप ये चीज देखें, ये आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आप बिलीविंग दैट, आप ये बिलीव करते हुए कि ए ग्रेड लेना और बीकन हाउस में पढ़ना इंडिपेंडेंट है, इस बिलीफ के तहत आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं। 100/200 into 100/200, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, into 200, इसको इससे काट दें तो आपके पास क्या आ गया, 100 into 100/200, तो ये 200 इससे कट गया, तो ये आया जी 50। इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्कूल में पढ़ना और ए ग्रेड लेना इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो बीकन हाउस में 50 एज आने चाहिए थे। बीकन हाउस में कितने एज आने चाहिए थे, 50 एज आने चाहिए थे। अब अगर आप नोट करें तो ये जो फार्मूला बन रहा है ये कैसा बन रहा है, दिस इनटू दिस ओवर दिस है, इसका मतलब है दिस इनटू दिस ओवर दिस करें तो एक्सपेक्टेड एज इन बीकन हाउस आ जाएंगे, बिलीविंग दैट गेटिंग एन ए ग्रेड एंड स्टडिंग फ्रॉम बीकन हाउस इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। अब आपने पूछे क्या करना है, अब आप देखें, यू वांट टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड बीज इन बीकन हाउस, उसका क्या तरीका है, 70 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 200, 70 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 200। कौन है जन्नती जो कैलकुलेट करे, 35 आंसर आता है। कितना आंसर आता है, 35। अब आप मुझे बताएं कि एक्सपेक्टेड एज इन एलजीएस क्या होंगे, एक्सपेक्टेड एज इन एलजीएस क्या होंगे सर, 100 into 60/200, तो ये कितने बन गए, 30। ऐसा ही है कि नहीं यार, ऐसा ही है ना कि नहीं है यार, कोई बोल नहीं रहा। अच्छा सर, अब आप मुझे बताएं एक्सपेक्टेड बीज इन एलजीएस क्या होंगे, दिस इनटू दिस ओवर दिस। ये कैलकुलेशंस मुझे कोई करके दिखाए, कोई जन्नती बच्चा।
कितना आता है जी? दिस इंटू दिस ओवर दिस कितना होता है? कोई बोल ही नहीं रहा, लगता सारे नमाज पढ़ने चले गए। जी कितना होता है? 21। हाँ 21। शाबाश। अच्छा अब ये चीज देखो, अब मेरी एक बात सुनो गौर से और जरा देखो, मैंने 4 को लिखा है रेड पेन से। अब मैं कुछ और करने लगा हूं, वो पूछे वो क्या है? व्हाट इज द थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू? अब बात ये है कि जनाब क्या मैं ऐसे ना करूं? ये देखें, अच्छा ये देखें, अब मैंने ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू मैं इस तरह नहीं निकाल सकता एक्सपेक्टेड इसकी के दिस इनटू दिस ओवर दिस कर दूं, मगर यूं तो कर सकता हूं, मगर इन दोनों को 100 से माइनस कर दूं तो इसके एक्सपेक्टेड एज नहीं आ जाएंगे बेटा। इसमें से इन दोनों को माइनस कर दूं तो सुपरनोवा के एक्सपेक्टेड एज नहीं आ जाएंगे यार, ऐसा है कि नहीं है? हाँ जी। Nobody is listening to me. अच्छा जी 56। अब 70 में से इन दोनों को माइनस करूं तो यहाँ क्या आएगा? 14 सर। मैं जन्नती बच्चों ना। अब आप मुझे बताएं, इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस करूं तो एक्सपेक्टेड सीज ऑफ बीकन हाउस आ जाएंगे। इन दोनों को करूं तो ये 15 नहीं आते, है ना जी? और जी यार सर। इन दोनों को ऐड करके 60 से माइनस करूं तो एक्सपेक्टेड सीज ऑफ एलजीएस आ जाएंगे। 9। कितने? 9। 9। और यार इन दोनों को जमा करके 40 से माइनस करूं तो एक्सपेक्टेड सीज ऑफ सर 6। हाँ अच्छा अब मुझे एक बात सुनो, रेड वो वैल्यूज थी जिन्होंने इंडिपेंडेंटली वो किया है, इंडिपेंडेंटली वैल्यूज चूज की। रेड वैल्यूज वो थी जो मुझे कैलकुलेट करनी थी। ये जो मैंने ब्लू में लिखी है ये थी जो कंस्ट्रेंट्स थी, जो खुद बहुत मैंने टोटल से माइनस करके निकाली। मैंने ये 2 वैल्यूज निकाली, इसे 100 से माइनस किया तो ये आ गई। ये 2 वैल्यूज निकाली, इससे 70 से माइनस किया तो ये आ गया। इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। इन दोनों को ऐड करके 60 से माइनस किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। इन दोनों को ऐड करके 30 से माइनस किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो पता चला कि एक्चुअली डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस 4 है। डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? 4 है। कॉन्टिजेंसी टेबल्स में डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस हमेशा वो वैल्यूज होती हैं जो आपने खुद निकालनी पड़ती हैं, रेड जो रेड होती हैं। और वो हमेशा याद रखें, ये कितनी थी? 3 रोज थी और 3 कॉलम्स थे, तो रो -1 इंटू कॉलम -1 ये होता है डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। आपने डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस कितनी थी? 3 - 1 इंटू 3 - 1 2 इंटू 2 4 थी डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। ये देखें डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस 4 है, ठीक है कि नहीं? तो डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस आपकी 4 आ गई। अब इस सारी जो अपनी कैलकुलेशंस की हैं ये वाली, इन्हें आप जरा लिखें थोड़ा सा। मैं ये देखें, ये 60 और 50 को देखें, 63 को, किसको देखें? 63 सर और ये 50 डिग्री को। ऑफ इंडिपेंडेंस फिर से मैं दोबारा बता दूं, देखो तुम्हारे पास ये कॉलम्स थे 3 इंटू 3, इन्हें कहते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल्स। क्या कहते हैं? कॉन्टिजेंसी टेबल। तुमने, और यहाँ तुम्हारे पास टोटल वैल्यूज लिखी हुई थी और यहाँ ग्रैंड टोटल लिखा हुआ था। तुमने ये वैल्यू कैलकुलेट की, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की, दिस इनटू दिस ओवर दिस करके ये वैल्यू वर्कआउट कर ली। फिर दिस इनटू दिस ओवर दिस की तो इसकी आ गई वैल्यू। फिर दिस इनटू दिस ओवर दिस की तो इसकी वैल्यू आ गई। फिर दिस इनटू दिस ओवर दिस की तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। उसके बाद तुम्हें ये दिस इंटू दिस ओवर दिस नहीं करना था, इसमें से इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं गोल दायरे से बना देता हूँ। इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। या इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा। तो तुमने देखा कि 3 इंटू 3 रो, इसमें 3 रोज थी और 3 कॉलम्स थे इसमें कॉन्टिजेंसी टेबल में, मगर जो वैल्यूज तुम्हें एक्चुअली कैलकुलेट करनी पड़ी है वो 4 ही थी। बाकी 5 वैल्यूज तुमने सब्ट्रैक्ट करके निकाल ली। तो डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस 4 होगा।
और वैसे अगर फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रो -1 इंटू कॉलम -1 हो, तो 3 - 1 इंटू 2 - 1 3 - 1, तो 2 इंटू 2 डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस 4 हो गई है तुम्हारे पास। और जब डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस तुम्हारे पास 4 आ गई, अब तुमने पूछो क्या करना है। रेस्ट इज द सेम स्टोरी। वो क्या है मैं सुना देता हूं आप लोगों को सारी। वो स्टोरी क्या है जी? वो स्टोरी ये है कि 63 जो है वो ऑब्जर्व्ड एज हैं और एक्सपेक्टेड कितने थे? 50। बीकन हाउस में 63 एज ऑब्जर्व थे और एक्सपेक्टेड कितने थे? 50, बिलीविंग दैट द रिजल्ट इज एन इंडिपेंडेंट। 31 उनके यहां आए 20, 31 उनके यहां 20 आए और 35 एक्सपेक्टेड 20 थे उनके। ये उसके बाद 6 उनके सीज थे और एक्सपेक्टेड सीज 15 थे। 6 और एक्सपेक्टेड 15। ठीक है, अब इधर देखें 26 और 30 एलजीएस के। एलजीएस में 26 एज आए और एक्सपेक्टेड कितने थे? 30। ठीक है, फिर एलजीएस में 20 कितने आए? 20 आए और एक्सपेक्टेड कितने थे? 21। फिर एलजीएस में एक्सपेक्टेड सीज कितने आए? सॉरी, एक्चुअल सी कितने आए? 14 और एक्सपेक्टेड कितने थे? 9। ठीक है कि नहीं? और इसमें देखें सुपरनोवा में एक्सपेक्टेड कितने थे? एज 20। अब बेटा ये मैं वो नहीं कर रहा, 20 एक्सपेक्टेड थे, 11 ऑब्जर्व किए गए। ये वो डाटा ही मैंने बुक से उठाया इस तरह से। तो अच्छा 20 उनके कितने थे? 19 20 थे और 14 आए। और बेटा उसके बाद क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड उनके सीज कितने थे? 6, लेकिन आए कितने? 10 और 6। तो अब आप देख लें ये आपके पास एक लंबा सा कॉलम बन गया। फिर क्या करना है? ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड करना है। 9 एंट्रियां आएंगी, ठीक है कि नहीं? 9 एंट्रियां आए, उन्हें ऐड करें, वो आपका सिग्मा ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड आ जाएगा। और वो करने के बाद आपने काई स्क्वायर कैलकुलेटेड निकाल लेना है। और फिर 0.95 में अगर कुछ भी ना मेंशन हो तो 5% कॉन्फिडेंस एंड 95% डाउट इन आवर माइंड। और डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस 4, उसमें वो वैल्यू देखें और ये वाला आंसर इससे कंपेयर करें। अगर ये वाला आंसर इससे छोटा आता है तो हम कहेंगे कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में इतना डिफरेंस नहीं है तो H नॉट करेक्ट है। और H नॉट क्या कहता है कि स्कूल एंड रिजल्ट आर इंडिपेंडेंट, कि स्टडिंग इन अ स्कूल एंड गेटिंग अ गुड रिजल्ट आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। और अगर आप फर्ज करें कि नहीं, आपका जो कैलकुलेटेड ये वैल्यू है ये उस टेबल की वैल्यू से बड़ी आती है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर ऐसा है तो H1 ट्रू है, क्योंकि इसका मतलब है फिर स्कूल रोल प्ले कर रहा है। ठीक है कि नहीं? एज ए स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता देता हूं कि जो ए ग्रेड होता है उसमें स्कूल इतना रोल नहीं प्ले करता, क्योंकि ए ग्रेड लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि जो यू ग्रेड होता है, यू ग्रेड या BC ग्रेड होते हैं, उसमें स्कूल का रोल होता है कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ना था टीचरों ने मेहनत करके उन्हें पास करवा दिया किसी तरीके से, तो इसमें फिर टीचरों का अमल दखल आ जाता है। सर हम ABC का अलग निकालेंगे या एक साथ? किसका ABC? क्या मतलब ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C के अलग अलग निकालेंगे या? मैंने अलग अलग नहीं निकाले सारों। नहीं, टेबल में जब हम का स्क्वायर निकालेंगे आखिर में। अलग अलग देखो, ये है A's ऑफ बीकन हाउस, ये है B's ऑफ बीकन हाउस, ये है C's ऑफ बीकन हाउस, ये है A's ऑफ LGS, ये है B's ऑफ LGS, ये है C's ऑफ LGS, ये है A's ऑफ सुपरनोवा। नहीं सर, टोटल में हमने एक साथ किया है ना? एक साथ वो इस तरह से इधर किया है कि एक्सपेक्टेड A's इन बीकन हाउस वाज इक्वल टू 100 इनटू दिस 100 ओवर 200। Expected B's in Beacon House was equal to this into this over 200। ठीक है ना? और फिर expected C's के लिए this into this over this नहीं किया, कर सकते थे, लेकिन फिर इन नहीं सर, जी वो टेबल में हम का स्क्वायर A का अलग निकाले, B का अलग, C का अलग, ताकि हमें पता चले कि जी बिल्कुल किस में स्कूल रोल प्ले करता है या नहीं। हाँ, बीकन हाउस के A's का अलग, बीकन हाउस के B's का अलग, बीकन हाउस के C's का अलग, LGS के A's का अलग, LGS के B's का अलग, LGS के C's का अलग, सुपरनोवा के A's का अलग। 9 एंट्रियां होंगी और इसमें डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस n-1 नहीं होगी बल्कि 4 होगी। रो -1 into column -1 is equal to the degree of independence in case of contingency correction। सर दो बातें जी
तो दो बातें, एक बात सर ये बताएं कि आप इसमें इंडिपेंडेंस 4 रख रहे हैं, जो बाकी कॉलम है उसमें आप डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करके बल्कि माइनस कर कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या वैल्यू आती है, उसमें कोई डिफरेंट वैल्यू आती है या क्या? वैल्यूज यही आएंगी, सिर्फ ये है कि इतनी तो लाजमी कैलकुलेट करनी ही थी, बाकी आपका मर्जी है करेंगे, लेकिन इतनी बेयर मिनिमम आपको कैलकुलेट करनी थी, बाकी चीजें आपकी सब्ट्रैक्शन से निकल सकती हैं। अच्छा, एक मिनिमम ने अपना रखा हुआ है, टारगेट रखा हुआ है कि मिनिमम जितनी चाहिए उसको हम डिपेंडेंट रख लेंगे, बाकी जितनी वो पॉसिबल हो सकती है तो उसको रख लेंगे। जी बेटा, मैं आज आप लोगों के पेपर भी स्कूल से प्रिंट करा के लाया हूं, तो जिसने कैम्स कान से नहीं किया और जिनके प्रिंट्स डिम है ना, तो उनको फिर दोबारा ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं बेटा जी। काय स्क्वायर कम्स टू एन एंड, काय स्क्वायर टेस्टिंग कम्स टू एन एंड, और मैंने कोई चीज इसमें छोड़ी नहीं है। इसमें एक चीज होती है येट्स करेक्शन, मगर वो आपके सिलेबस में नहीं है। येट्स करेक्शन 2x2 के कॉन्टिजेंसी टेबल में इस्तेमाल होती है और वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो चीजें सिलेबस के अंदर थी वो मैंने सारी बातें कह दी हैं, और मैंने आपको अब काय स्क्वायर टेस्ट खत्म कर दिया आपका पूरा। अब आपका मेरे जिम्मे जो रह गया ना, वो 1.5 चैप्टर रह गया बेटा। 1.5 चैप्टर है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एक चैप्टर है पूरे का पूरा, और एक वो टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, और वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का रिमेनिंग हाफ रहता है बेटा। This will bring the teaching of statistics to an end from my side. मेरा ख्याल ये है कि आज रात 9 बजे या 8 बजे दोबारा क्लास की जाए। आप लोग क्या कहते हैं? सर मुझे बात बताइएगा, ये जो असाइनमेंट इसमें जो आप बात करें कैम स्कैनर वाली, वो ऐप इस्तेमाल करना कोई ऐसे जरूरी था क्या? वरना मैंने दूसरा ऐप इस्तेमाल किया। तुम्हारी लिखाई मुझसे पढ़ी गई तो ठीक है, ना पढ़ी गई तो फिर वो हो जाएगा। मतलब पढ़ाई वो लिखाई लिखने का है ना, ये तो नहीं है कि जरूरी है अगर मेरे से ना पढ़ा गया तो जाहिर है फिर अच्छा ठीक है, वो दोबारा होगी। अगर लेकिन मैंने देखा है, मसलन मैंने माज बिन काशिफ का पेपर देखा तो काफी डिम था, प्रिंट में काफी डिम आया। अगर आप रात को फिर से रखेंगे तो फिर आप कितने बजे रखेंगे? जी बोलें बेटा, सबसे पूछ लेते हैं जनाब। रात को 8 बजे करनी क्लास, 9 बजे करनी? सर 8 ठीक रहेगा। 8 ठीक है। 8 भाई, आफरीन की बात मान लो, आफरीन कोयटा बैठी हुई, तो दूर बंदा बैठा होता है, वो इम्पोर्ट्स का परसों पेपर भी है स्टैटिस्टिक्स का। अगर 8 सही है फिर सही है, आई एम फाइन विद इट। चलो फिर 8 o'clock पक्का कर देते, 8 o'clock पक्का, ठीक है कि नहीं? और 8 o'clock पूछे मैं क्या पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने काय स्क्वायर का बुक से रीडिंग कर लेनी है, सारी कराशा से रीडिंग कर लेनी है काय स्क्वायर की। आप में से जो जन्नती बच्चे होंगे ना, वो होंगे जो शाम 8 बजे क्लास शुरू होगी तो उन्होंने काय स्क्वायर पढ़ लिया होगा। मैं कह रहा हूँ पढ़ लिया। काय स्क्वायर कराशा से पढ़ लें या इस बुक से अपनी से पढ़ लें, बेहतर है कराशा से पढ़ लें, उसमें ज्यादा डिटेल में दिया हुआ होता है, ठीक है कि नहीं? उसमें अगर येट्स करेक्शन का जिक्र आया तो वो सिलेबस में नहीं है, बाकी सब कुछ सिलेबस में है। वहां से पढ़ लें और इस बुक से भी पढ़ लें, और सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देख लें, खुद बेशक ना करें, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देख लें, करके आपने फिर पेश होना है। और टी टेस्टिंग करेंगे बेटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम टी टेस्ट को रात 8 बजे शुरू करेंगे, और टी टेस्ट से रिलेटेड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड सारी बातें बस खत्म कर देंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं हमने छोड़नी, बस गुस्सा चढ़ गया, बड़ा सख्त गुस्सा चढ़ा हुआ है, हमने सारा कुछ हाइपोथेसिस टेस्टिंग उड़ा देना है, और फिर हमारे पास रह जाएगा सिर्फ एक ही चैप्टर, वो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स, वो रह जाएगा बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नॉन पैरामेट्रिक कल करेंगे, फिर वो कल करेंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो आज के लिए फिर बेटा इतना ही है, ठीक है? आज रात को, कल 2 दिन मैंने क्लास इसलिए नहीं ली थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरा बीपी शूट हुआ है आजकल, 110 और 160 पे गया हुआ है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।